पता नहीं ये सब मैं क्यों लिख रही हूँ। शायद इसलिए कि अब और चुप नहीं रहा जा रहा। कुछ बातें होती हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर कुतरती हैं, जैसे कोई धीमा जहर। और मेरा सच, मेरा डार्क सीक्रेट अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा नाम है साक्षी। उम्र 26 साल। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। कम से कम कागजों पर तो हूँ ही। दिल्ली में रहती हूँ, अकेली। पर ओरिजिनली मैं इंदौर से हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। पापा सरकारी नौकरी में थे, माँ हाउसवाइफ। घर में हमेशा प्यार था, लेकिन थोड़ी सख्ती भी। मैं घर की सबसे बड़ी बेटी थी, तो मुझसे उम्मीदें भी ज्यादा थीं। 21 साल की उम्र में मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी, उसी लड़के से जिससे मैं कॉलेज के पहले दिन से प्यार करने लगी थी, आरव। वो स्मार्ट था, केयरिंग था और मेरी हर बात समझता था। या शायद मैं ही ज्यादा जल्दी यकीन कर बैठी। हमारी शादी आसान नहीं थी। मम्मी पापा खिलाफ थे, लेकिन मैंने लड़ झगड़ कर उन्हें मनाया। उस वक्त लगता था कि यही तो प्यार है। लड़की सब कुछ छोड़कर उस इंसान के साथ चल पड़ती है जो उससे सच्चा प्यार करता है। पहले कुछ साल अच्छे थे, सच में बहुत अच्छे। मुझे लगता था कि मैंने जिंदगी की सबसे सही चॉइस की है। हम छोटे से फ्लैट में रहते थे, हंसते थे, प्लान्स बनाते थे, बच्चे तक के नाम सोच लिए थे। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। आरव ने देर रात आना शुरू किया। उसका फोन हमेशा साइलेंट मोड पर होता था। मैं पूछती तो कहता, वर्क का प्रेशर है, तुम नहीं समझोगी। पर मुझे समझ आने लगा था। एक दिन उसके कॉलेज के दोस्त ने मुझे एक पार्टी में बताया कि आरव अब अक्सर डांस बार और रेड लाइट एरिया जाता है। मुझे यकीन नहीं हुआ, पर दिल डर गया। मैंने उससे पूछा और उसने मान भी लिया। बोला, हाँ गया हूँ, लेकिन मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। और मैंने कर दिया माफ, क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी, क्योंकि मुझे लगा कि सबके रिश्ते में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मैं अपनी शादी को टूटते हुए नहीं देख सकती थी। पर जो टूटना होता है वो चाहे जितना समेटो, झटक ही जाता है। शादी के 2 साल बाद दिसंबर की एक शाम मैंने उसे एक मॉल में एक लड़की के साथ देखा, इतने कंफर्ट में जैसे पति पत्नी हो। और वो सच में उसकी दूसरी पत्नी थी। आरव ने बिना मुझसे तलाक लिए दूसरी शादी कर ली थी। उसने कहा, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं आगे बढ़ चुका हूं। उस दिन मेरी पूरी दुनिया रुक गई थी, जैसे किसी ने मेरे अंदर की आवाज हमेशा के लिए म्यूट कर दी हो। मैंने उसे पाने के लिए सब छोड़ा था, अपने माँ बाप, अपना शहर, अपना करियर। अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं थी, और खुद को भी नहीं। उसी रात मैंने एक सूटकेस में अपने सारे कपड़े डाले और दिल्ली आ गई। क्यों दिल्ली? क्योंकि वहां मेरी एक पुरानी दोस्त रहती थी, नेहा। मैंने उसे सब कुछ नहीं बताया, बस कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए रहने की जगह चाहिए। वो मान गई। मैंने खुद से वादा किया, अब पीछे नहीं देखूंगी, अब किसी पे भरोसा नहीं करूंगी, अब सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होना है। दिल्ली की सर्दी मेरे लिए बिल्कुल नई थी, रात को नींद में कंबल खींच लेने वाली और सुबह की धूप में भी ठंडी हवा काटने वाली। नेहा के साथ रहना आसान था। वो समझदार थी और उससे कोई सवाल नहीं पूछती थी, बस यही कहती, तू जब चाह बोल देना। मैंने अपने पुराने फील्ड में नौकरी ढूंढनी शुरू की, कंटेंट राइटिंग। लिंक्डइन, naukri.com, इंडीड, सब पर रिज्यूमे अपडेट कर दिया। इंटरव्यू कॉल्स भी आने लगे, लेकिन या तो पैसे बहुत कम थे या बॉस बहुत अजीब। दिल्ली में अकेली लड़की को देखकर लोग ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस डालने लगते हैं। एक दिन रात को बिस्तर पर लेटी हुई मैंने फेसबुक खोल लिया। स्क्रॉल करते करते एक एड दिखा, फ्रीलांस वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहिए, काम घर से, 15,000 से शुरू। मैं रुक गई। आवाज तो मेरी ठीक ठाक है, कॉलेज में डिबेट्स करती थी, और अब तो चुप रहने से अच्छा है कि कुछ बोल ही लूं। मैंने उस पोस्ट पर क्लिक किया। वो किसी रे वॉइस स्टूडियोज नाम की कंपनी की पोस्ट थी, जो रोमांटिक एंड इमोशनल ऑडियो स्टोरीज बनाती थी। क्लाइंट्स के लिए कहानियां पढ़वाते थे, फीमेल वॉइस ओवर में। पोस्ट में लिखा था, रियल फीमेल वॉइस प्रेफर्ड, मस्ट बी ओपन टू बोल्ड कंटेंट, यूल बी रीडिंग इमोशनल और रोमांटिक स्टोरीज फॉर प्राइवेट एप्स, ऑल कंटेंट इज सेफ एंड वर्क फ्रॉम होम। मैंने फोन रखा। कुछ अजीब लगा। बोल्ड कंटेंट? मुझे समझ नहीं आया कि कितना बोल्ड। मैंने नेहा को बताया तो उसने हंसते हुए कहा, अरे आजकल बहुत लड़कियां करती हैं ऐसे काम, कुछ गलत नहीं है इसमें,
सिर्फ बोलना होता है, कोई तुझसे मिलने थोड़े आएगा। सच कहूं तो उस वक्त मेरी आर्थिक हालत ऐसी थी कि नैतिकता की आवाज़ बहुत धीमी सुनाई दे रही थी। मैंने फॉर्म भर दिया और उसी रात मुझे एक मेल आया। हाय साक्षी, आपकी आवाज़ का नमूना शॉर्टलिस्ट हो गया है। प्लीज़ रिकॉर्ड द अटैच्ड सैम्पल स्क्रिप्ट एंड सेंड विद इन 24 आवर्स। स्क्रिप्ट ओपन की। एक लड़की की कहानी थी जो अपने बॉस के करीब आ जाती है। लफ्ज़ थोड़े इंटेंस थे, लेकिन कुछ भी अश्लील नहीं, बस बहुत ज़्यादा फील के साथ पढ़ना था। मैंने फ़ोन निकाला, वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया और पहली लाइन बोली। वो पहली बार मेरी कुर्सी के पास आया और उसकी उंगलियां मेरे बालों से खेलने लगीं। मेरी आवाज़ खुद मुझे अजीब सी लगी, थोड़ी हिचक, थोड़ी गर्माहट, लेकिन शायद वहीं से मेरी दूसरी जिंदगी शुरू हुई। मैंने रात के 11:30 बजे वो स्क्रिप्ट रिकॉर्ड की थी। कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ लैपटॉप की हल्की सी रोशनी और हाथ में मोबाइल। कहीं नेहा उठ न जाए इसलिए धीरे बोल रही थी, लेकिन जब स्क्रिप्ट बोलती थी तो खुद को किसी और दुनिया में महसूस करती थी। उसने मेरी आंखों में देखा और मैं जैसे रुक गई। ये बोलते वक्त मेरा खुद का दिल थोड़ी देर को सच में रुक गया था। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे मैं वही लड़की हूं जिसकी कहानी है। न वो मैं थी, न मेरी कहानी, लेकिन फिर भी कुछ अंदर हल्का सा हिल गया था। रिकॉर्डिंग खत्म हुई, वो फाइल भेज दी। फिर खुद से पूछा, ये ठीक किया मैंने? मेरे अंदर दो हिस्से थे। एक जो कहता, सिर्फ आवाज दी है, कोई पाप नहीं किया। दूसरा जो कहता, कल कोई जान गया तो। लेकिन सच बताऊं, उस दिन पहली बार कुछ अपने हाथ में महसूस हुआ। वो 7-8 मिनट की रिकॉर्डिंग थी, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में थी। ना कोई बॉस, ना इंटरव्यू, बस मैं, मेरा फोन और मेरी आवाज। अगली सुबह मेल आया। हाय साक्षी, तुम्हारी आवाज प्रभावशाली है। वीड लाइक टू ऑन बोर्ड यू फॉर अ पायलट प्रोजेक्ट। 3 स्टोरीज, 500 रुपीज पर स्टोरी, पेमेंट ऑन डिलीवरी। 1500 रुपये सीधे घर बैठे, सिर्फ बोलने के लिए। मैंने बिना सोचे यस लिखकर भेज दिया। 3 दिन बाद मेरी पहली कहानी लाइव हुई। क्लाइंट ने उसका एक प्राइवेट ऐप दिया जहां मेरी आवाज किसी अनान्या के नाम से थी। टाइटल था रेनी नाइट विद द बॉस। मैंने सुना अपनी ही आवाज किसी और की कहानी में, किसी और की जिंदगी में। वो अजीब सा एहसास था, जैसे मैं दो लोगों में बट गई थी। एक जो सुबह उठकर फ्रेशर्स की तरह इंटरव्यू ढूंढती थी, दूसरी जो रात को किसी की फैंटेसी बन जाती थी, सिर्फ आवाज से। नेहा को बताया तो उसने सिर हिलाकर कहा, अरे तू कर रही है ना, तुझे ठीक लग रहा है तो बस। लेकिन मुझे अंदर से लगने लगा था कि शायद ये एक शुरुआत थी किसी और चीज की। तीसरी कहानी रिकॉर्ड करने के बाद रात को एक मेल आया। हे अनान्या, योर वॉइस हैज समथिंग रॉ इन इट। कैन आई मैसेज यू हियर फॉर द नेक्स्ट स्टोरी ब्रीफ? मैंने जवाब दिया, सुर, लेट मी नो द डिटेल्स। कुछ देर बाद मेल की जगह व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। हाय, यह आर्यन है। आई हैंडल स्टोरी ब्रीफ्स फॉर द ऐप नाउ। होप इट्स ओके टू टॉक हियर। डीपी पे कोई फोटो नहीं थी, बस एक ब्लैक बैकग्राउंड। नाम पढ़कर भी कुछ नहीं लगा, बस एक काम से जुड़ा आदमी। मैंने लिखा, हाँ ठीक है, प्लीज शेयर द नेक्स्ट ब्रीफ। कुछ सेकंड बाद, पहले कुछ कहने की अनुमति मिलेगी। मैंने सीन किया, लेकिन टाइपिंग नहीं की। फिर उसका मैसेज आया, द वे यू सेड जिर, मुझे ऐसे मत देखिए। इन द लास्ट ऑडियो इट डिडंट फील लाइक एक्टिंग, इट फेल्ट रियल। मेरी उंगलियां रुक गईं। एक सेकंड को गुस्सा आया, फिर डर, फिर दिमाग ने समझाया, काम डाउन, मे बी जस्ट अप्रिशिएटिंग योर एक्टिंग। मैंने लिखा, धन्यवाद, आई जस्ट ट्राई टू स्टे इन कैरेक्टर। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन टाइपिंग बबल दिखता रहा। फिर, कैन आई सेंड अ लाइन एंड कैन यू से इट इन योर वॉइस जस्ट वंस, नॉट फॉर द स्टोरी, जस्ट फॉर मी। मैं वहीं ठिठक गई। रात के 12:40 रहे थे। नेहा की नींद टूटने लगी थी, लेकिन मेरी नींद तो जैसे उड़ गई थी। मैंने पहली बार सोचा, क्या ये सिर्फ काम है या कुछ और बनने लगा है? वो टाइपिंग बंद हुई, फिर एक लाइन आई, कमीज के बटन खोलूं क्या या खुद खोलोगी? मैंने स्क्रीन घूर कर देखा। दिल एक पल को जैसे धड़कना भूल गया। ये तो स्क्रिप्ट नहीं थी, ये तो सीधा मेरे लिए था। मैंने फोन रखा, वॉशरूम गई, चेहरा धोया, आईने में खुद को देखा। तू ये सब किसके लिए कर रही है अनन्या?
एक्टिंग के लिए या किसी की फैंटेसी बनने के लिए। वापस आई, देखा एक और मैसेज। सॉरी अगर वह एक लाइन को क्रॉस कर गया। जस्ट couldn't resist. You're insanely good at what you do. मैंने टाइपिंग शुरू की। लेट्स कीप इट प्रोफेशनल। लेकिन भेजा नहीं। कुछ सेकंड सोचा, फिर लिखा ओनली इफ आई गेट एक्स्ट्रा फॉर कस्टम लाइन्स। उसने टाइप किया डोने, डबल पेमेंट, जस्ट से दैट लाइन इन योर वॉइस। पेट में कुछ उल्टा सा फील हुआ, लेकिन क्यूरियोसिटी कहीं गहराई से खींच रही थी। मैंने माइक ऑन किया, दिल तेज धड़क रहा था। कमीज के बटन खोलूं क्या या खुद खोलोगे? भेजा। कुछ पल सन्नाटा, फिर वो टाइपिंग। होली फा, यू आर यूनरियल। मैंने फोन रखा, लाइट्स बंद की। नेहा करवट बदल रही थी, मैं सीलिंग घूर रही थी। ये कहानी अब मेरी नहीं रही, कोई और लिखने लगा है। अगली रात मैं थोड़ा जल्दी तैयार हो गई थी। बालों को हल्का ब्लो ड्राई किया, एक सॉफ्ट ब्राउन लिपस्टिक लगाई, ना ज्यादा बोल्ड ना ज्यादा सिंपल। नेहा ने ताना मारा, आज फिर एक्टिंग से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। मैंने हंसते हुए टाल दिया, क्लाइंट जेनरस है, डबल पे कर रहा है। लेकिन सच कहूं तो अब मामला सिर्फ पेमेंट का नहीं था। फोन ऑन किया, कैमरा सेट किया। आज की लाइनें स्क्रिप्ट में नहीं थीं। आज सिर्फ तेरे लिए हूं अनन्या, ये उसकी पहली लाइन थी। मैंने देखा उसकी आंखों में सीरियसनेस थी। वो अब रोल प्ले नहीं कर रहा था। मैं भी कहाँ कर रही थी। मैंने भी बिना स्क्रिप्ट के जवाब दिया, तो फिर बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो धीरे से लीन हुआ कैमरे की तरफ। तुम्हारे एक्सप्रेशंस, तुम्हारी आंखें जब थोड़ा सा डरती हैं और फिर धीरे से झुकती हैं, बस वो चाहिए। मैंने खुद को संभाला, फिर मुस्कुराई। डरना और झुकना दोनों पैसे के हिसाब से ही आता है। वो हंसा, फिर बोला पैसे के लिए एक्टिंग करोगी या आज सच में मेरे साथ रहोगी? उस लाइन ने मुझे तोड़ दिया। मैं चुप रही कुछ सेकंड, फिर धीरे से कैमरे की ओर देखा, बाल कान के पीछे किए और कहा आज खुद से कुछ नहीं कर रही, सब तेरे कहने पर होगा। लेकिन ये मत भूलना, सुबह सब कुछ फिर स्क्रिप्ट पे लौट जाएगा। वो बोला डील। उस रात हम दोनों ने कोई रेखा नहीं खींची, ना एक्ट किया ना प्रिटेंड। बस बह गए उस वाइब में, जैसे कुछ अधूरा दोनों के अंदर था, जो अब कैमरे के इस स्क्रीन पर पूरा हो रहा था। पहली बार मैं किसी क्लाइंट को वीडियो भेजने के बाद तुरंत फोन ऑफ नहीं कर पाई। मैंने उसकी टाइपिंग देखी घंटों तक, पर उससे बड़ा झटका था उसका वो आखिरी मैसेज, नेक्स्ट ट्रिप गोवा, रियल मी, नो स्क्रिप्ट। मैंने उसका मैसेज बार बार पढ़ा, अगली यात्रा गोवा, रियल मी, नो स्क्रिप्ट। पहली बार लगा जैसे कोई मुझे स्क्रिप्ट से बाहर निकालना चाहता है, जहां हर चीज प्लान के बाहर हो, बिना रिटेक, बिना लाइट चेक, बिना रोल। मैंने टाइपिंग बॉक्स खोला, फिर बंद कर दिया। क्या मैं तैयार थी? कुछ दिन बीत गए, हमने फिर से चैट नहीं की। ना उसने पुश किया, ना मैंने क्यूरियोसिटी दिखाई। लेकिन दिल में कुछ चल रहा था। नेहा ने गौर किया, तू कुछ गुमसुम सी लग रही है, सब ठीक है ना? उसने पूछा। मैंने टालने की कोशिश की, बस थोड़ा थक गई हूं। पर उस रात जब सब सो गए थे, मैंने उसका प्रोफाइल फिर से खोला। डीपी में वही हल्की सी स्माइल, वही आईज जो हर चीज पढ़ लेती थी। मैंने धीरे से लिखा, गोवा में क्या मिलेगा जो यहां नहीं मिल रहा? उसका जवाब आया, तू, बिना फिल्टर के, बिना किरदार के, बस तू। और फिर मैंने हाँ कह दिया। गोवा के लिए मैं पहली बार फ्लाइट ले रही थी। एयरपोर्ट पर नर्वस थी। इतना डर स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले भी कभी नहीं लगा। जैसे जैसे उसकी लोकेशन अपडेट होती गई, मेरे दिल की धड़कन तेज होती गई। मैं बाहर हूं, ब्लैक टी शर्ट में। मैंने कैब से उतरते हुए दूर देखा, वो वहीं खड़ा था, पहली बार बिना स्क्रीन के सामने। हमने कुछ नहीं कहा, बस आंखों से एक लंबी बातचीत हो गई। उसने बैग लिया, चलें? मैंने सिर हिलाया। गोवा का वो होटल कमरा एकदम सिंपल था, न कोई बड़ा बेड, न कोई फिल्मी वाइब। बस एक बैल्कनी जिसमें धूप सीधी अंदर गिरती थी, और एक किंग साइज साइलेंस जो हमारी नजरों के बीच घुस आया था। मैंने पहली बार उसे बिना कैमरे के देखा, थोड़ा थका हुआ, थोड़ा एंग्शियस, और शायद उतना ही खोया जितना मैं। हमने पहले कुछ नहीं कहा, बस एक ठंडी बियर खोली और बीच वाली खामोशी को पीते रहे। स्क्रिप्ट तो नहीं लाई? उसने हल्के मजाक में पूछा। मैंने कहा, रियल में कोई लाइन नहीं होती, बस
डिसीजन होते हैं। शाम को हम बाहर निकले, समंदर के किनारे, हाथ में सैंडल, बाल खुले और आंखों में थोड़ा डर। शायद दोनों को पता था कि आज की रात वर्चुअल वाली लिमिट नहीं बची। रात के करीब 12 बजे थे। हम दोनों घूम कर लौटे थे और कमरे में आते ही वो सीधा पलंग पर गिर गया। थक गया यार, वो बोला आंखें बंद करके। मैंने पानी पिया, बाल खोलकर क्लिप फेंकी और बगल में बैठ गई। कमरे में ऐसी चल रहा था, लेकिन अंदर कुछ और गर्म हो रहा था। वो मेरी तरफ देख रहा था। उस नज़र में कुछ था जो पहले स्क्रीन पे दिखता था, अब सामने था। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर 1 सेकंड के लिए नजरें हटा लीं, लेकिन दिल अंदर से खींच रहा था। हम दोनों के बीच बस कुछ सेंटीमीटर का फासला था और एक साइलेंस जो सब बोल रहा था। मैंने कोई बात नहीं की। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा, मैंने नहीं हटाया। कुछ सेकंड बाद उसने मेरा चेहरा अपनी तरफ किया और बिना कुछ बोले किस किया। उसके बाद क्या हुआ, वो ना कोई खास प्लान था, ना कोई रोमांस जैसा कुछ। बस एक बहका हुआ पल था जिसमें हम दोनों बह गए। ना मैंने रोका, ना उसने पूछा। हम दोनों को बस उस वक्त की ज़रूरत थी, शायद कनेक्शन की, शायद उस खालीपन को भरने की जो अंदर से खा रहा था। सुबह उसी कमरे में मैं उसके कंधे पर लेटी थी, आंखें खुली लेकिन दिल भारी। वो सो रहा था, एकदम शांत, और मैं सोच रही थी, क्या मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी, या इसलिए क्योंकि वो चाहता था। अंदर से गिल्ट की एक परत सी चढ़ गई थी। ना वो रिग्रेट था, ना शेम, बस एक अजीब खालीपन, जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ खत्म हो गई हो। मैंने खुद को मिरर में देखा, वही चेहरा, लेकिन अब किसी और की कहानी में उलझा हुआ। उसने पूछा, पछता रही है? मैंने बहुत धीमे से कहा, नहीं, पर यह सच भी नहीं लग रहा। गोवा से वापस आए हुए 2 दिन हो गए थे। हम सब ने अपने अपने रूटीन पकड़ लिए थे, लेकिन जो कुछ वहां हुआ वो मेरे रूटीन का हिस्सा बन गया था। मैं अब पहले जैसी नहीं थी। दूसरों को शायद कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैं अंदर से थोड़ी खाली सी लग रही थी। नेहा से मिलने का मन नहीं कर रहा था। वो मुझे अब तक कोई मैसेज नहीं भेजा था, ना कैसी हो, जरेनिया, ना कुछ कहना है, कुछ नहीं। शायद वही सही था। शायद हम दोनों ने वही किया जो नहीं होना चाहिए था, और अब उसे भूलना ही ठीक था। पर यह भूलने वाली चीज नहीं थी। तीसरे दिन शाम को मैंने खुद को बहुत रोका, लेकिन आखिरकार मैसेज कर ही दिया, बात करनी है तुमसे। उसने सीन किया, फिर 20 मिनट तक कुछ नहीं, फिर आया, बोलो। बस 2 शब्द, ना कोई इमोशन, ना कोई गिल्ट, कुछ नहीं। मैंने लिखा, गोवा वाली रात, क्या सिर्फ बहकाव था? फिर से कुछ देर तक सन्नाटा। फिर जवाब आया, मुझे नहीं पता, लेकिन वो सिर्फ एक पल था। उस पल में क्या सही था, क्या गलत, अब सोचकर भी कुछ नहीं बदलता। मैंने बस स्क्रीन देखा, कुछ समझ नहीं आया। रात को खुद से सवाल, क्या मैं उस रात सिर्फ एक टाइम पास थी? क्या वो भी वही सोच रहा था जो मैं, या मैं ही ज्यादा सोच रही हूं? सब कुछ सिर में घूम रहा था, पर जवाब कोई नहीं। मैंने फोन बंद किया, बल्ब बंद किया और तकिए में मुंह छुपा लिया। उस रात के बाद मैंने दोबारा कोई मैसेज नहीं किया, और उसने भी नहीं। ना कोई मुलाकात, ना कोई सफाई, ना कोई चलो बात करते हैं। बस एक अजीब सी चुप्पी रह गई थी, जो ज्यादा कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह जाती थी। कभी कभी लगता शायद मैंने ओवरथिंक किया, कभी लगता नहीं, जो हुआ वो होना ही नहीं चाहिए था। नेहा को अब भी नहीं बताया कुछ, कभी हिम्मत ही नहीं हुई। बस जब भी उससे मिलती एक हल्की सी स्माइल करती, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये कहानी यही खत्म होती है, लेकिन जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती है। कभी कभी हमें उन फैसलों से निपटना पड़ता है जो हमारी उम्मीदों से परे होते हैं। फिर भी हमें यही समझना होता है कि हम अपने फैसलों के साथ जीने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय कमेंट करें कि क्या आपको लगता है कि उस हालात में क्या सही था और क्या गलत। मैं आपको और भी ऐसी सच्ची रियल लाइफ स्टोरीज लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे रियल, स्टे ग्राउंडेड।